नीलम जुनेजा सहचर्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बीए पार्ट 3 विषय इतिहास पेपर फर्स्ट के अंतर्गत भारत में यूरोपियन जातियों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी, इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। भारत में समय समय पर अनेकों यूरोपियन जातियाँ भारत में जो थी आई, जिसमें सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली और पुर्तगालियों के बाद डच और डचों के बाद अंग्रेज और अंग्रेजों के बाद भारत में फ्रांसीसियों का आगमन जो था हुआ। और इतिहास के अगर पन्नों को खोलकर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि भारत में सर्वप्रथम जो यूरोपियन जाति भारत में आई वो पुर्तगाली जाति थी और इसका आगमन 15वीं शताब्दी के अंतर्गत सन 1498 में जो था हुआ। और उस समय भारत में लोधी वंश का राज्य जो था चल रहा था। और इतिहास में ये भी पता चलता है कि पुर्तगालियों में सर्वप्रथम भारत में जो पुर्तगाली आए उनमें पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जो थे वो भारत के अंतर्गत समुद्री मार्ग की खोज करते हुए सन 1498 में मालाबार तट पर जो थे पहुँचे। और इसके बाद भारत में पुर्तगालियों का आना जाना प्रारंभ हो गया और उन्होंने भारत में व्यापार जो था प्रारंभ किया और इससे पुर्तगालियों को काफ़ी धन का लाभ पहुंचा, अर्थात उन्होंने व्यापार में काफ़ी धन जो था कमाया और जिससे अन्य यूरोपियन जातियां जो थी उनके मन में भी धन को यानी कमाने की एक लालसा जो थी जागृत हुई। और उसके पश्चात सन 1602 में हॉलैंड से डच व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए भारत में आए। उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन चल रहा था और उन्होंने अकबर से व्यापार की अनुमति मांगी। मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें व्यापारिक करने की अनुमति और कंपनी स्थापित करने की आज्ञा प्रदान कर दी और डचों ने भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। और इसका परिणाम ये निकला कि डचों और पुर्तगालियों में व्यापारिक होड़ होने के कारण दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गया और जिस कारण दोनों में संघर्ष हुए और जिसमें सफलता जो थी डचों को मिली और पुर्तगाली जो थे पराजित हो गए। और उसके पश्चात सन 1608 में लंदन से अंग्रेज व्यापारी जो थे उन्होंने व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उन्होंने मुगल सम्राट जहांगीर जो थे उनसे व्यापार की अनुमति मांगी और सन 1608 में उन्होंने भारत में व्यापार करना शुरू किया। विशेषकर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उन्होंने भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। और व्यापार में अपने प्रभुत्व को कायम करने के लिए या एकाधिकार को स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने पुर्तगालियों और डचों से युद्ध किया और जिसमें अंग्रेजों को विजय मिली और उन्होंने पुर्तगाली और डचों को हराकर उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत जो था कर लिया। अंग्रेजों की देखादेख सन 1664 में भारत में फ्रांसीस जाति जो थी इसका आगमन हुआ। उन्होंने भी भारत में मुगल सम्राट औरंगजेब से व्यापार की अनुमति ली। सूरत, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी और चांदनगर में उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ और भारत व्यापारिक कंपनी जो थी स्थापित की और उन्होंने भी अंग्रेजों की तरह व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन फ्रांसीसियों का आना ये अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा और जिस कारण दोनों में मतभेद बढ़ते गए। और इसके साथ साथ ये भी स्पष्ट होता है कि भारत में जो फ्रांसीस आए उन्होंने भी अंग्रेजों की तरह भारत में व्यापार के साथ साथ राजनीति के अंतर्गत भी अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और जिसका परिणाम ये निकला कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में दक्षिण के अंतर्गत कर्नाटक नामक स्थान पर 3 युद्ध लड़े गए जिसे कर्नाटक के युद्धों के नाम से जाना जाता है, जो 1744 से लेकर 1763 के दौरान हुए और जिसके अंतर्गत सफलता अंग्रेजों को मिली। फ्रांसीस युद्ध में हार गए और अंग्रेजों का व्यापार और राजनीति में प्रभाव जो था बढ़ गया। और इसके बाद अंग्रेजों ने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास और समुद्री तट पर अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की यानी व्यापार के उद्देश्य से गतिविधियों को बढ़ाते हुए उन्हें मुख्य केंद्र बना लिया और भारत के आंतरिक भागों में पटना,
अहमदाबाद, आगरा, बुरहानपुर, बंगाल इत्यादि कई नगर थे जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक केंद्र जो थे स्थापित किए। और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के साथ साथ अंग्रेजों ने भारत की दुर्बल राजनीति का लाभ उठाते हुए उन्होंने भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप जो था किया। और उसके लिए उन्होंने किले भी बनाए, सेनाएं भी रखी और भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करते हुए एक एक करके उन्होंने भारत के राज्य जो थे उनको जीतना शुरू कर दिया। और जिसके कारण अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया और उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना जो थी कर ली। यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत में यूरोपियन जातियों ने भारत में आने के बाद सिर्फ व्यापार ही नहीं किया, उन्होंने भारत में राजनीति में भी अपने प्रभाव को कायम करने की कोशिश या प्रयास जो थे किए। इतिहास में एक उदाहरण ये भी मिलता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब से अंग्रेजों ने व्यापार की अनुमति मांगी और उन्होंने व्यापार करना शुरू किया, लेकिन अपनी उग्र नीतियों के कारण उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए मुगल सम्राट जो थे उनको भी उन्होंने चुनौती जो थी दी और उनके साथ भी संघर्ष करने का प्रयास किया। उदाहरण ये मिलता है कि सन 1686 में कंपनी ने हुगली के अंतर्गत लूटमार की, मुगल बादशाह के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और जब औरंगजेब को इसका पता चला उसने अंग्रेजों के विरुद्ध सेनाएं भेजी और बंगाल के अंतर्गत उनके जो कारखाने थे उन पर अधिकार करके उन्हें वहाँ से जो था निकाल दिया और जिस कारण अंग्रेजों को भागकर एक टापू के ऊपर शरण लेनी पड़ी। सूरत, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम और अन्य जो भी स्थान थे अंग्रेजों के, उन्होंने वहाँ पर भी अधिकार जो था कर लिया। और इसके साथ साथ बॉम्बे में जो अंग्रेजों का किले थे उसे भी मुगलों ने जो था घेर लिया। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लिया, बड़ी विनम्र शब्दों से उन्होंने मुगल सम्राट से क्षमा मांगी और उन्होंने अपनी गलती के लिए उन्होंने उनसे क्षमा याचना करते हुए उसका हर्जाना देने का यानी आश्वासन दिया। औरंगजेब को 1.5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों ने औरंगजेब को दिए और औरंगजेब ने उन्हें क्षमा कर दिया और इसके बाद उन्होंने अपने व्यापार को जो था जारी रखा। इसके पीछे विशेषकर उद्देश्य ये था मुगल सम्राट का, क्योंकि भारत में जो कंपनी का व्यापार चल रहा था इससे भारत के कारीगरों और सौदागरों को भी लाभ हो रहा था और राज्य खजाना जो था वो भी समृद्ध जो था हो रहा था। इस कारण उन्होंने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति जो थी प्रदान कर दी। और इतिहास में ये भी पता चलता है कि मुगल सम्राट की क्षमा याचना से अंग्रेजों का मनोबल बढ़ता गया और उन्होंने इसके बाद इसे भारतीयों की दुर्बलता मानते हुए उन्होंने अपनी गतिविधियों को बड़ा तेज किया और राजनीति में एक एक करके वो प्रभावशाली जो थे होते गए। अब इसके पश्चात हम आपसे जो विशेष बात कर रहे हैं वो है कि भारत में जिस समय यूरोपियन जातियां आई उस समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी। देखिए, इतिहास में अगर हम देखें तो पता चलता है कि जब भारत में यूरोपियन जातियां आई उस समय भारत में 2 प्रमुख शक्तियां थी, एक मुगल और एक थे मराठी। मुगल जो थे वो पतन की ओर चल रहे थे और मराठे जो थे वो विकास की ओर अग्रसर हो चुके थे। और इसके पीछे विशेष कारण ये था कि औरंगजेब जो अंतिम श्रेष्ठ मुगल सम्राट था सन 1707 में उनका देहांत हो गया और उनके देहांत के बाद केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हो गई और भारत के जो राज्य केंद्र के अधीन थे वो एक एक करके स्वतंत्र होने लगे और जिसके कारण भारत की राजनीतिक स्थिति जो थी दुर्बल हो गई। और एक कारण ये भी था कि इस समय जब भारत की राजनीतिक स्थिति दुर्बल थी, भारत में यूरोपियन जातियाँ जो थी एक एक करके भारत में आने लगी और उन्होंने लड़खड़ाती हुई भारत की दुर्बल राजनीति का लाभ उठाया और उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाने की क्या थी कोशिश की। भारत में उस समय जो मुगल साम्राज्य था उसकी स्थिति क्या थी उसके बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि सन 1707 में औरंगजेब का देहांत हुआ। उसके पश्चात उनका बेटा
बहादुर शाह जो था वो गद्दी के ऊपर बैठा। और बहादुर शाह जो उनका बेटा था वो दुर्बल था, अयोग्य था, और कहते कि उसने 1707 से लेकर 12 तक राज्य किया, लेकिन अपनी उदार नीति के कारण वो प्रशासन को सही ढंग से संचालित नहीं कर सका, और जिसके कारण उसके राज्य में विद्रोह होने लगे। राजपूतों, सिखों और मराठों के विद्रोह को दबाने के लिए उसने प्रयास किए, लेकिन उसके प्रयास जो थे असफल रहे, और जिसके कारण साम्राज्य में अस्थिरता जो थी उत्पन्न हो गई। बहादुर शाह के पास जहांगीर शाह जो थे वो मुगल वंश के राजा बने। इन्होंने 1712 से लेकर 1713 तक अर्थात 1 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया, लेकिन वो अत्यधिक विलासी थे और लाल कुंवर नाम की वेश्या के यानी कि प्रेम के अंतर्गत उन्होंने राज्य काज की ओर ध्यान नहीं दिया, और जिसके कारण राज्य में अव्यवस्थाएं जो थी फैलने लगी। जहांगीर शाह के बाद फर्रुखसियार मुगल वंश के राजा बने। सन 1713 से लेकर 19 तक उन्होंने राज्य किया। उनको गद्दी पर बिठाने में सैयद बंधुओं में सैयद अब्दुल्ला और सैयद हुसैन जो थे इनका बहुत बड़ा योगदान था, और वो सैयद बंधुओं के हाथ की कठपुतली जो थे बन गए। और उन्होंने अपने समय में सैयद बंधुओं के चंगुल से मुक्त होने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे, और सैयद बंधुओं ने उसे गद्दी से हटाकर या उनकी हत्या करके उसके स्थान पर रफ़ी उल दर्जात और उसके पश्चात रफ़ी उल दौला जो थे एक एक करके उन्हें शासक बनाया, लेकिन उन्होंने अल्पकाल तक ही राज्य किया। और उसके बाद 1719 में मोहम्मद शाह जो थे ये मुगल वंश के राजा बने। मोहम्मद शाह इन्होंने 1719 से 1748 तक कार्य किया, लेकिन इतिहास से ये पता लगता है कि जब ये गद्दी पर बैठे इन्हें इतिहास में रंगीले बादशाह के नाम से जाना जाता है। और ये भी पता चलता है कि जब ये गद्दी पर बैठे उनके समय में राज्य में अव्यवस्थाएं उत्पन्न हुई, केंद्र की स्थिति अत्यधिक कमज़ोर हो गई। केंद्र के अधीन जितने भी राज्य थे वो एक एक करके केंद्र के नियंत्रण से मुक्त होते गए, और जिसके कारण केंद्रीय स्थिति जो थी लड़खड़ाने लगी। ऐसी स्थिति में मोहम्मद शाह के समय में सन 1739 में नादिर शाह जो थे उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया, और जिसके अंतर्गत उन्होंने दिल्ली में भी बहुत सी लूट मार की, और उन्होंने उस लूट मार के अंतर्गत 17 करोड़ रुपए की धन संपदा को लूटकर वो अपने साथ जो थे ले गए, जिसमें कोह-ए-नूर हीरा जिसे बेशकीमती हीरे के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा शाहजहाँ का तख्ते ताउस जनी की जो था वो भी उसमें सम्मिलित था, और उसे नादिर शाह अपने साथ जो था ले गया। इससे मुगल सल्तनत की प्रतिष्ठा को अत्यधिक ठेस पहुंची। मुगल साम्राज्य का स्थायित्व जो था वो डगमगाने लगा, और मुगल साम्राज्य जो थी उसकी स्थिति कमज़ोर हो गई। और इसके बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, और अहमद शाह के बाद आलमगीर सेकंड इत्यादि गद्दी पर बैठे, लेकिन जो भी राजा ये गद्दी पर बैठे वो अत्यधिक दुर्बल थे, कमज़ोर थे। मुगल साम्राज्य को पतन की ओर अग्रसर होने को में वो उसे नहीं रोक सके, और जिससे मुगल साम्राज्य जो था उसकी स्थिति लड़खड़ाने लगी, और उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन जो था हो गया। और अब बात करते हैं मराठों की, कि जिस समय भारत में मुगल शक्तिहीन हो रहे थे उस समय भारत में मराठे जो थे शक्तिशाली हो रहे थे। और ये भी पता चलता है कि भारत में जो मराठे थे उसके अंतर्गत इसकी शक्ति की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी थे, और जिन्होंने मराठा शक्ति जो थी या इसकी स्थापना की, और दक्षिण के अंतर्गत उन्होंने मराठा राज्य जो था स्थापित किया। औरंगजेब के शासनकाल में उन्होंने रामगढ़, चाकन, कल्याणी, तोरन कई राज्यों को जीता, अपनी शक्ति को बढ़ाया, यहाँ तक कि उन्होंने बीजापुर के सुल्तान और औरंगजेब के साथ भी संघर्ष किए और अपनी अजय शक्ति का परिचय दिया, और जिसके कारण स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना जो थी हो गई, और मुगल सम्राट को भी उसे स्वीकार करना पड़ा या उसे मान्यता जो थी देनी पड़ी। शिवाजी के बाद ये मुगल साम्राज्य चलता रहा,
शिवाजी के उत्तराधिकारियों में संभाजी, राजाराम, शिवाजी सेकंड, शाहू जी एक एक करके गद्दी पर बैठे। उन्होंने भी मराठा राज्य जो था उसका संचालन किया और उसके बाद सत्ता पेशवा जो थे उनके हाथ में आ गई, जिसके अंतर्गत बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव एक एक करके पेशवा बने और उन्होंने भी मराठा शक्ति को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। लेकिन 1761 में कहते कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया और जिसके अंतर्गत मराठों जो थे पराजित हुए। अहमद शाह अब्दाली को सफलता मिली, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने अपनी मराठा शक्ति को बनाए रखने का क्या था प्रयास किया। अर्थात इससे ये स्पष्ट होता है कि जिस समय भारत में यूरोपियन जातियों का आगमन हुआ उस समय भारत की स्थिति जो थी वो कहना चाहिए कि दुर्बल हो चुकी थी, अव्यवस्थित हो चुकी थी, जिसका लाभ यूरोपियन जातियों ने उठाया और भारत के अंतर्गत यूरोपीय जातियाँ जो थी वो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती गई और जिसमें अंग्रेज जो थे सबसे सफल जो थे साबित हुए।